नमस्कार दोस्तों, उबाल देंगे लाल। वसीयत नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। थोड़ा-सा आवाज़ बदली हुई इसलिए दिखाई देगी आपको, सुननी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा खाँसी है कल रात से और धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से क्योंकि वो बिहार के दौरे पर हैं। तो एक तो उनसे वहाँ का हाल लेंगे, हाल कैसा है? ज़मीन पर क्या हाल है? दूसरे जब पहले चरण के मतदान में 8 से 10 दिन बचे हैं, तब राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राजद के नेता, प्रशांत किशोर सब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी अब पहुंच रहे हैं। इसका क्या मतलब है? और जो मूल विषय है वो ये है कि छठ जैसा पर्व जो एक्चुअल में बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अब तो देश के अलग-अलग हिस्सों में भी जहाँ-जहाँ बिहार के परिवार रहते हैं, वहाँ ये मनाया जाता है। लेकिन बिहार में तो इसका खास महत्व है, इसका एक खास स्थान है। छठ पर्व के उत्सव के मामले में, उसको मनाने के मामले में, उसकी तैयारियों को लेकर के इस बार जो देखा गया है, दिल्ली से लेकर के और बिहार, पटना तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और उसके सहयोगी दलों ने एक तरीके से लीड ले ली है। राहुल गांधी ने पिछली छठ पर जो मैसेज किया था ट्विटर पर, वही मैसेज इस बार भी चेप दिया है। बस उनकी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से इतना भर दिखाई दिया है। तो सनातनी पर्वों के को लेकर के इतनी उदासीनता कांग्रेस के भीतर आखिर क्यों है? और क्या ये एक बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है इनका और भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट नहीं है? तो सीधे जुड़ लेते हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको भी और तमाम दर्शकों को ओसीएन के मेरी ओर से नमस्कार। मैं इस समय पटना के एक बहुत माफ कीजिए बिहार के एक बहुत ही खूबसूरत शहर राजगीर में हूँ। और राजगीर में 2004 से 2005 में आया, उसके बाद अब आया हूँ, बीच में 2016 के चुनाव के वक्त आया। तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो दर्शकों के लिए मैं यही कहूँगा कि बिहार का चेंज अगर हम लोग कैमरे से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वो अलग दिख रहा है। तो वो पहली बात है। आप आगे सवाल के साथ मैं फिर आगे बढ़ूंगा आपको। आप 3-4 दिन से लगातार बिहार में घूम रहे हैं। जमीन पर किसके पक्ष में क्या स्पार्किंग या क्या उदासीनता दिखाई दे रही है? देखिए जमीन पर ये दिख रहा है, सबसे बड़ा जो पहला एक फैक्टर जो दिखाई देता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है। जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो सरकारें बदलने के लिए जिम्मेदार होती है कि सरकार रहेगी कि जाएगी, ये आपको एक मैसेज दिखने लगता है जो मास मोबिलाइजेशन से होता है और जो वोट में कन्वर्ट होता है। यानी जगह जगह बिहार जैसा राज्य जो बहुत वोकल है, बिहार का आदमी अपनी कोई बात छिपाता नहीं है। मतलब वो जब कैमरे के सामने आएगा तो ये नहीं कि वो मैं ये नहीं, वो क्लियर बोलता है कि मैं ये हूं और मैं इसको वोट करूंगा, मेरा ये मुद्दा है। तो ये एक इस तरह की चीज हमको दिख नहीं रही है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे कि सरकार से बहुत बड़ी बहुत ज्यादा नाराजगी दिख रही है, तो वो नहीं दिख रही है। जातीय खांचे जो है, जो बिहार चूंकि जातियों के आधार पर वोट करता है, इसमें कोई बहुत छिपा हुआ तो वो है नहीं। और आपके बीच में जैसे मैं अभी एक जगह इंटरव्यू ले रहा था, मैं नूर नूर सराय शायद वो जगह थी, नालंदा की कॉन्स्टेंसी है। तो वहां बाइट कर रहा था मैं, जेडीयू के लोग थे वहां बैठे हुए, उनसे बात करते हुए अचानक एक आदमी की तरफ मैंने माइक किया, मैंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसने कहा कि देखिए साहब, मैं बोलूंगा नहीं, नहीं तो यहाँ झगड़ा हो जाएगा, मैं यादव हूं। तो मैं, तो ये एक कोई चीज वहां छुपती नहीं। तो जातीय जो लाइन है वो अलग नहीं हुई है। इस जातीय लाइन में जो पिछली बार का कॉम्बिनेशन था, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो और बेहतर दिखता है एनडीए। क्योंकि जो लोक जनशक्ति पार्टी थी जिसने पिछली बार नीतीश कुमार को
दूसरे नंबर की पार्टी पर लाकर, तीसरे नंबर की पार्टी पर लाकर खड़ा कर दिया था, वो इस बार गठबंधन में है। और बहुत मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं में अभी तो सामंजस्य दिख रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि वो लोग इकट्ठा होकर वोट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसा है तो फिर तो मुझे लगता है कि जो सिचुएशंस हैं उसमें इनको बहुत बामुकाबले, मैं ये तो नहीं कहूंगा कोई लैंड स्लाइडिंग है, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग के लिए भी लोगों का वो होना चाहिए कि भाई बहुत वोकल हो और जातीय दरारें टूट रही हो, भर रही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहता हूं कि इस समय कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और नीतीश कुमार को लेके कोई नाराजगी नहीं है। जिस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि उनकी तबीयत खराब है और तमाम चीजें, वो भी मुझे लगता है कि उनके वोटर पर उसका कोई असर नहीं है। तो वो जातीय आधार पर आपको दिखता है। जी, दो बातें हैं आपने। एक तो ये कहा कि जातीय आधार पर विभाजन इस बार भी दिखाई दे रहा है, यानी जो लालू परिवार का, उनकी पार्टी का, उनके संगठन, उनके सहयोगियों का मूल आधार है एक यादव और एक मुस्लिम, वो दोनों उनके साथ इंटेक्ट रहेंगे। और ये अकेले ही दोनों करीब करीब 30% के आसपास रहते ही हैं। लेकिन आपने एक दूसरी बात भी कही है कि कोई यादव जी थे और उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यादवों में कुछ विभाजन है, आंशिक सी ही सही, लेकिन कुछ तो है। देखिए ऐसा है कि बहुत सारा हम लोग जब एवरेज की बात करते हैं उसी के हिसाब से चुनाव को कंपेयर करते हैं। ऐसा तो जरूर है कि भाई 8, 10, 20% तो हमेशा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने जिन यादव लीडर्स को नरिश किया है, उनको टिकट दिए हैं या उनको ताकत दी है, वो अपने साथ लाएंगे। जैसे कि गृह राज्य मंत्री ही हैं, इस देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, नित्यानंद राय हैं, वो प्रदेश के कम से कम आप हाजीपुर उधर की तरफ वैशाली में एक अच्छा उनका होल्ड है, अपनी बिरादरी पर भी होल्ड है। तो उनके साथ जितने वोट आएंगे वो तो आएंगे ही, और वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं बहुत सारे वो है। लेकिन एवरेज अगर वोट की मैं बात करता हूँ यादव वोटों की, तो वो लालू प्रसाद यादव का एक तरफा वो है, उसमें कोई शक नहीं है। और यही उनकी उनकी आधार भी यही है। आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम वोट को लेके जो मारामारी, जो वक्फ वाली बात है, वो इसलिए आई कि यादव वोट को वो कोई भी सेपरेट नहीं कर पाएगा। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत एक्सेप्शन की हम बात नहीं करते। लेकिन मुस्लिम वोटर्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो बेस है इनका, जो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रिजल्ट के बाद राजद उभरी थी, वो पीछे जा सकती है। ये बात तेजस्वी को बहुत बाद में समझ में आई, क्योंकि राहुल गांधी उनके साथ इस तरह से नहीं है जिस तरह से आपको होना चाहिए था। आपको वो आपको प्रधानमंत्री पद बार बार कह रहे हैं, और तब कह रहे हैं जब आपकी जमीनी तौर पर कोई हैसियत बिहार में नहीं है। राहुल गांधी की मैं खुले तौर पर आराम से कह सकता हूँ इतनी समझ के बाद कि यहाँ उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनकी पार्टी सिर्फ लालू प्रसाद यादव के दिए गए ताकत पर ही निर्भर है। इसके बावजूद नीतीश वो तेजस्वी उस पूरी यात्रा में आपने देखा होगा, जनाधिकार यात्रा में ये बताते रहे कि देश का प्रधानमंत्री लाल उनको बनाना है, राहुल को। लेकिन आपने देखा एक भी बार राहुल गांधी ने ये कोशिश नहीं की कि वो ये पलट के कहें कि यहाँ राज्य में सीएम फेस तेजस्वी है। ये लगभग ऐसे ही है जैसे शाह आलम राज, जिसके बारे में कहावत थी कि क्या बादशाह शाह आलम अजते दिल्ली ते पालम, यानी दिल्ली से पालम तक ही बादशाहत थी उसकी। तो राहुल गांधी को लगता है कि वो आज भी बादशाह हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो तेजस्वी उसके मुकाबले बहुत ज्यादा अपनी जनता के बीच में वोकल है, उनको सपोर्ट है। तो इसीलिए मैं ये तो जरूर कहूंगा कि वो पार्टी जिस तरह से वक्फ बोर्ड का एक्शन है वो मुझे दिखाता है कि तेजस्वी को मुस्लिम वोटों से थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो पहले मुझे लग रहा था नहीं होगा सीमांचल में, लेकिन कुछ ऐसे मसले हुए जिससे कि ओवैसी जो अब तक मैदान से साफ दिख रहे थे, जैसे टिकटों का सिलेक्शन से, जैसे उन्होंने टिकट के लिए कई इनके पार्टी के अंदर से तोड़ा, तो मुझे लगता है कि शायद वो इशू उनको दिक्कत कर रहा है। क्योंकि देखिए वो 30% वोट जरूर है, लेकिन वो 30% वोट डिसेसिव नहीं करेगा ना। उनके अगेंस्ट 70% वोट है, उसमें से टूटना है, आपको बनाना है। तो ये जो एक इंटरेस्टिंग सा फिगर है, वो अभी पिछली बार से ज्यादा बेहतर स्थिति में एनडीए को अभी तक दिखा रहा है। अगर हम अभी तक का पिछले 5-7 दिन मुझे बिहार में घूमते हुए हुए हैं, तो मैं ये मानता हूं कि, और जैसे मैं राजगीर की बात कर रहा था,
राजगीर इतना खूबसूरत जगह थी ये। मैं जब पहली बार आया तो मुझे लगा, उस समय भी मैं ये कह रहा था कि बिहार क्यों नहीं कर रहा है, बिहार इस जगह का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। आज अगर मैं देखता हूँ उतना तो नहीं है, क्योंकि अगर कहीं और होता, लेकिन इसके बावजूद आप आएंगे तो आपको इंटरनेशनल होटल्स जरूर मिलेंगे, बहुत सारी गाड़ियां अभी खड़ी हैं। और अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो यहाँ बाकायदा अभी हीरो कप हुआ, क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया उन्होंने, सफारी थी। तो मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र के लिए डेवलप करने के लिए ये बेसिक चीजें हैं जो नीतीश कुमार सरकार ने की है। तो ये एक अभी चूंकि मेरी यहाँ लोगों से तो बातचीत नहीं हुई, मैं आपके साथ आगे बैठ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक उनके पास, मौजूदा सरकार के पास एक ट्रम्प कार्ड है। जैसे मैं बाहर रुका तो एक 300 रुपये मजदूरी करने वाले एक बुजुर्ग आदमी से मैंने बात की, जो रोज 300 रुपये पर है चाय की दुकान पर। बड़ा इंटरेस्टिंग उसने बयान, उसने कहा कि साहब जिसका खा लिया हम उसको मुंह नहीं, उससे मुंह नहीं चुराएंगे, मतलब अपनी भाषा में बोलते हुए कहा। तो हमने कहा कि किसका खाया है, तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ एक बात जानते हैं, तीर छाप। तो वो 300 रुपया रोज पर एक चाय की दुकान है, उस पर वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है, जो इन्होंने अपनी जो योजनाएं हैं उनको प्रॉपर तरीके से किया और बिहार को एक ट्रैक पर लाए। वो ट्रैक उस तरह का नहीं है जैसे योगी यूपी में ले आए, कि क्योंकि योगी जैसा डिसेसिव सीएम होना अलग चीज है। लेकिन अगर बिहार की परिस्थितियां देखें जहां जातीय आधार पर आज भी इतना डिवीजन है, तो वहां ये कमांडेबल जॉब है और बाकी तमाम उस बात को फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आप दे रहे हैं। और ये राहुल गांधी की नींद देर से ही खुलती है। जब टिकट वितरण का और दूसरी समस्याओं का समाधान करना था, मलेशिया और लैटिन अमेरिका के देशों की यात्रा पर चले गए। वो जैसे तैसे नामांकन हुए, लेकिन अब जबकि सभी लोग अपने अपने प्रचार में जुट चुके हैं, तो राहुल गांधी बहुत देर से बिहार पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो कहेंगे कि वोट चोरी हो गया। दरअसल दर्शकों को मैं बता दूं, उन्होंने शायद देखा नहीं होगा, आप उनको एक बार इन्फॉर्म भी कर देंगे, माफ कीजिएगा मैं आपकी अनुमति के बिना कर रहा हूं, कि मेरे चैनल पे एक बड़ी अच्छी स्टोरी उनको दिखाई देगी, अभी अपलोड होने में रास्ता है। मैं कल ऐसे गांव गया, परसों मतलब 2 दिन पहले एक ऐसे गांव में गया जहां रिकॉर्डेड माना जाता है, बिहार में सेकंड इलेक्शन था बिहार में 1957 में। उस गांव में वो रसियाई रसियाई गांव है, बेगूसराय में है, मलियानी या कॉन्स्टेंसी है। उसमें पहला वोट चोरी का प्रयास हुआ था। वोट चोरी मतलब जो पहली वोट चोरी हुई वो उस गांव में हुई 1957 के। तो वहां के जो उस समय लड़के थे उनका वोट नहीं था, लेकिन उस समय युवा थे जिन्होंने वो देखा है। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहानी सुनी। तो उसमें जो कामेश्वर प्रसाद सिंह थे, जो कांग्रेस के वो कैंडिडेट थे, उन्होंने वो वोट बूथ लूटा था। वहां से उन्होंने आने वाले लोगों को पकड़ के उनसे वोट वोट वो कुछ नहीं उनको डालने दिया गया और उनको भेज दिया गया। तो ये जो राहुल गांधी की आप पुरानी बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी सो के इसलिए जागते हैं। अगर वोट अधिकार यात्रा आप निकाल रहे थे, वोट चोरी की बात कर रहे थे, तो मैं हंस रहा था कि इसी गांव से निकलनी चाहिए भाई। 1957 से आपके नेताओं ने ये फॉर्मूला इजाद किया था कि कब्जे करो, वोट बूथ लूटो। और उसके बाद जो दूसरी पार्टियां आई, रीजनल पार्टियां आई, लाठी से मजबूत थी, जातीय आधार ज्यादा था, कमजोर आदमी को दबा सकते थे, तो उन्होंने वो किया क्योंकि आपने रास्ता दिखाया। दूसरी चीज, आप सीताराम केसरी के उस पर अचानक आ गए। मैं इसीलिए कह रहा कि उनका थिंक टैंक किया, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की टीम राहुल है, वो जरा सा सामान्य होमवर्क भी नहीं करती। अगर सीताराम केसरी का हम लोग रिपोर्टिंग में थे, मतलब मैं उस समय पढ़ रहा था, मेरी वो जो हम लोगों के रिकॉर्ड में था कि किस तरह से उनको मार्च में मार्च 98 में, जब चूंकि उन्होंने 9 तारीख को उनसे इस्तीफा मांगा गया क्योंकि सोनिया गांधी चाहती थी कि अब मैं सीधे तौर पे राजनीति में आऊं। जब तक सीताराम केसरी की जरूरत थी उनको, नरसिम्हा राव के खिलाफ जब तक सीताराम केसरी की जरूरत रही, तब तक सीताराम केसरी उनकी आंखों के तारे रहे। सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए। और जब उनको लगा कि अब पर्दे की जरूरत नहीं है, अब किसी रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं, मुझे सीधा सत्ता में या मुझे सीधा डायलॉग करना है अपने लोगों से, तो उन्होंने कहा इस्तीफा दो। 9 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन 10 मार्च को विड्रॉ कर लिया। 13-14 को इस देश ने एक ऐसा दृश्य देखा, किस तरह से युवा कांग्रेस के लोग अंदर घुसे। उन्होंने बिहार के उस
नेता की जो लंबे समय से राजनीति करते थे, उसकी धोतियां खोल दी, उसको बाहर फेंक दिया, उसकी तख्ती तोड़ दी। तो ये तो अभी की बात है। इसके बावजूद राहुल गांधी उससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ऐसी चीजें तो गांव में कहा जाता है कि मतलब जब मतलब बिहार में ही मैं सुन रहा था वो कहावत कि शादी के वक्त में कोहड़ा मतलब उसका कद्दू उगाने की बेल का बीज लगाना। तो ये उस तरह की चीजें करना चाहते हैं। और अब आप जब आपको चुनाव में टूट आना चाहिए था, मुझे लगता है जब इन दोनों ने ये यात्रा निकाली थी, तेजस्वी और राहुल गांधी, तो एक टेम्पो बन गया था। यकीनन वो टेम्पो दिखने लगा था, क्योंकि देखिए मीडिया तो उसी से मैसेज करता है, क्योंकि वोकल रिपोर्टर वोकल सपोर्टर ही बोलता है। उस रैली को आपने देखा होगा, वहां वोकल सपोर्टर दिख रहे थे। लेकिन अचानक आप यहाँ से निकल के कहा लैटिन अमेरिका चले गए। अरे मॉरिशस चले जाते हैं, जहाँ क्रियोली के साथ साथ भोजपुरी बोली जाती है। आप कैरेबियन कंट्री चले जाते हैं, कम से कम वहाँ विद्यासागर और या विद्यासर और जो लोग जिनके पूर्वज यहाँ से गए हैं, बिहार से गए हैं, एक रामायण का गुटखा और हाथ में गंगा जली लेके जिन्होंने 150 सालों से यात्रा की, गिरमिटिया बने, मजदूर बने, वहां चले जाते। आप चले गए लैटिन अमेरिका, जहां हिंदुस्तान का परिचय सिर्फ इतना है कि या तो कोई गर्लफ्रेंड के बारे में सुना जाता था कोलंबियन, या फिर कोलंबियन हम टीम के बारे में सुनते थे, या फिर आप जानते हैं कि ओटीटी पर आजकल हिंदुस्तान का हर आदमी देखता है नार्कोस यानी ड्रग लॉर्ड। इसके अलावा किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। कौन जानता है कि कौन महान राइटर वहां मार्केस क्या लिख रहे थे? इसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ही अजीब से फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। दूसरे कार्यक्रम के आखिर में जरा छठ पर्व के बारे में बात कर लें। मैं देख रहा था, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में छठ पर्व मनाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मनाया। यहाँ तक के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, वो भी अपने सिर पर और पूजा सामग्री, और नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे, उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और जो चिराग पासवान के साथ उनके मतभेद की चर्चा होती रहती है, उन्होंने इस बहाने वो मतभेद दूर करने की कोशिश की छठ पर्व के बहाने। ये वाराणसी के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह जो तैयारियां थी इस बार, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अद्भुत थी। ये मनोज तिवारी ये भी दिखाई दे रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी कोई अवसर चूकती नहीं है जब भी लोगों की संवेदना, भावना और संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, उनके दिलों के करीब होते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी के ये दो ट्वीट हैं, 2024 का और 2025 का। इनकी लैंग्वेज लगभग एक जैसी है। इनके पास इतनी भारी भरकम टीम है, एक पूरा आईटी डिपार्टमेंट है, इनके सलाहकार जयराम रमेश भी हैं। एक ही चित्र चेप दिया, उसी फॉन्ट में नीचे छठ पूजा लिखा हुआ है, और ऊपर जो मैसेज है वो भी लगभग एक ही जैसा है। इतनी उदासीनता। देखिए एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे से मानते हैं कि भाई त्योहार त्योहार एक जैसे। पिछली बार की छठ इस बार की छठ एक ही जैसी है, क्यों बार बार लिखा जाए? वो कहते हैं एक बार का अखबार है, वो आज आ गया कल भी उसी को पढ़ लो, अखबार तो अखबार ही जैसा होगा ना। तो राहुल गांधी जी को लेके बहुत ज्यादा वो नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनकी जो टीम है, वो टीम मुझे लग रहा है आजकल ज्यादा व्यस्त हो गई है। सुप्रिया सिन्हा और तमाम लोग, और उनके जो मैं लोगों को देखता हूँ जब वो स्क्रीन पर लड़ते हैं, तो ग्राउंड से कहीं और लड़ रहे हैं, ग्राउंड पे कहीं दिख नहीं रहे। हो सकता है, देखिए सरकारें आती जाती हैं। हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों को असेसमेंट 2004, तो मुझे लगता है पत्रकारिता के इतिहास में बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो हमको अभी फील हो रहा हम उस पर बात जरूर करेंगे। अभी के समय में ये लग रहा है कि राहुल गांधी ये समझ ही नहीं रहे थे कि बिहार में छठ का क्या मतलब है। भले मैं इसको नहीं मानता कि इससे बहुत ज्यादा वोट कन्वर्ट होगा या शिफ्ट होगा या कुछ होगा, लेकिन एक परसेप्शन इस वक्त नरेशन में जाता है। इस वक्त एक चीज तैयार होती है,
लोगों को ये समझ में आता है कि हमारा नेता हमारी हमारी अपनी आस्थाओं के प्रति कितना संवेदनशील है। और उससे एक चीज आगे फर्दर बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं वो शुरू होती हैं। कहते हैं ना समीकरण में कि एक्शन रिएक्शंस होते हैं, परमिशन, कई सारी चीजें बनती हैं। तो मैं अगर इसको देखता हूँ, राहुल गांधी के इस पूरे एक्शन को देखता हूं कि आपको छठ जैसा महापर्व, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जिस आदमी ने छठ के दिन बिहार में नहीं है वो नहीं समझ सकता कि बिहार के लिए कितना अहम है। मैं आज सुबह से मैं बिल्कुल एकदम सही, मतलब 4 बजे मैं बाहर था, सुबह 4 बजे, क्योंकि पूरी रात होटल के सामने छठ का उत्सव होता रहा। तो फिर मैंने सुबह उठ के मैंने सोचा कि जब सभी मना रहे तो चलो हम भी देखते हैं कैसे मनाया जाए। और मैं फिर कांग्रेस बीजेपी के जो प्रवक्ता वहाँ हैं दिल्ली में, संजय मयूख, उनका घर पीछे ही है, एमएलसी वो वहां से है, उसमें वहां केशव प्रसाद मौर्य कल शाम भी मौजूद थे। कल शाम में मयंक जो वहां से थे सांसद, अहमदाबाद में जो सांसद, वो जो राज्यसभा से हैं, जो वहां से गुजरात से, वो भी वहां मौजूद थे। तो मैंने देखा कि बीजेपी ने इस चीज को, भले इसको वोट का मैसेज है कि नहीं है, लेकिन ये मैसेज ये जरूर है कि हम अपने मतदाताओं को समझते हैं। आप समझिए सुबह 4 बजे पटाखे छोड़े जा रहे थे, फिर मैं जाके देख रहा था किस तरह से घाट सजे हुए थे। आप ये मतलब बिहार में मैं अद्भुत मान रहा था कि नीचे माँ गंगा की उसमें जब पटना के पूरे घाटों पे लगभग 108 घाट या कितने थे। तो मैं कल शाम में गया ऐसे ही, वहां दरभंगा कॉलेज, वो कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का शायद पटना कॉलेज है वो, नीचे तक अद्भुत। मैंने पूछा कि ये कितने दिन तक रहना, उन्होंने कहा कल शाम आपको सब साफ मिलेगा। और सफाई, सरकार ने सफाई और वो सब चीजें, ये जो मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग बहुत काम करती है, खासतौर से महिलाओं में। और बिहार का चुनाव पुरुष डिसाइड नहीं करते हैं, बिहार का चुनाव महिलाएं डिसाइड कर रही हैं पिछले 2010 के बाद, ये मेरा मानना है। क्योंकि वो जिस तरह से 8 से 14% के बीच का अंतर है वोटों का, तो आप समझ सकते हैं जीत तो जहां 1100 वोटों पे हो रही हो, वहां 8 से 10% वोट है। अगर महिलाएं ज्यादा कर रही हैं तो जीत के लिए कौन लेके जा रहा है कैंडिडेट को। तो जिस तरह से राहुल गांधी छठ को नहीं समझ सकते हैं, जिस तरह से दिवाली को नहीं समझ सकते हैं, जैसे मैंने खुद कहा कि अगर मैं बिहार से पहले, हमारे बहुत सारे साथी थे दिल्ली में, जितने लोग हैं उनको सिर्फ बिहार में छठ का मतलब एक प्रसाद होता है जो विशुद्ध तौर पर बनाते हैं, यहाँ ठेकुआ उसको बोलते हैं, उसी के बारे में है कि भाई प्रसाद आया तो खा लीजिए, लोगों को पसंद आता है और वो मांग लेते हैं कि और भी लाए क्या। लेकिन जब आप यहाँ होते हैं तब आप समझते हैं कि बिहार की जिंदगी में वाकई वो पर्व बहुत अहम है, इसीलिए उसको महापर्व कहते हैं। लोग आपसी बातचीत में भी महापर्व कहते हैं। और मैंने खुद देखा है कि दिवाली के समय की तरह पटाखे बिक रहे थे। मैंने बहुत सारी, सुबह से लेके जब देखा कि लाइनें लगी हुई थी, माला इस तरह बिक रही थी जैसे अक्सर हम लोग दिवाली पे देखते हैं। तो अगर ऐसे में कोई लीडरशिप ये एसेस ही नहीं कर सकती है कि इसका मतलब क्या है, आप पुराना ट्वीट, ऐसे जैसे पुराना अखबार किसी के घर भेज दो, वो अखबार मांग रहा है आज के बारे में और आप उसको पुराना अखबार दे दो कि साहब ये पढ़ लीजिए, तो कई बार लगता है कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं या मुझसे कहीं कोसों दूर खड़े हैं। तो राहुल गांधी का ये मैसेज इसी तरह का, मैं ये नहीं समझता कि इससे वोटों पे कितना असर पड़ेगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरह की तैयारी बीजेपी ने यहाँ की थी, हर जगह की थी, मतलब आप समझिए कि हर एक जगह छठ पे लोगों को बुलाया गया था, जो पत्रकार हैं उन लोगों को बुलाया गया था, वो जो मीडिया सेंटर के लोग थे उन सब लोगों को अलग अलग जगह पर वो लोग गए, उनसे मिले, पूजा के लिए बुलाया गया, उनसे कोई बातचीत के लिए नहीं, पूजा के लिए बुलाया गया। तो मुझे लगता है कि ये मैसेजिंग भी राहुल गांधी करने से चूक गए। कम से कम आप अपमानित नहीं करें, अगर आप समझ नहीं रहे तो उसमें जाए नहीं। जैसे मुझसे कहा किसी ने कि आप यहाँ कल भी कि आप इस पे बोल दीजिए छठ पे, तो मैंने कहा कि यार मैं इसके, चूंकि ये बहुत ही आस्था का मसला है, जब तक मैं समझ नहीं लूं इसके इसके मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है, और मुझे अंदर से नहीं हो उस अर्थ के मायने मालूम, तब तक मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि सामने खड़े हुए लोगों के बीच में एक ऐसे रिपोर्टर के तौर पर आप सामने आओ जो आस्था के बारे में जानता नहीं लेकिन उसके बारे में बोल रहा है। तो कुछ ऐसा ही मैसेज मुझे लगता है राहुल गांधी की तरफ से गया है। इधर इधर दिल्ली में आप देखिए, यमुना कितनी साफ हुई है कितनी नहीं हुई है। वो झाग जो केजरीवाल के समय दिखाई देते थे, उनको खत्म करने के लिए केमिकल का यूज किया कि नहीं किया। लेकिन
एक वातावरण इस बार दिया गया है, घाट बनाए गए हैं, वहाँ की साज सज्जा की गई है, वहाँ पर जगह जगह कैंप लगाए गए हैं कि जो आस्थावान आए पुरुष महिलाएं, वो उनको एक अच्छी अनुभूति हो। एक साफ सुथरा पानी जो है वो वसंत विहार से पाइपलाइन के द्वारा वहां तक लाया गया ताकि वो उसमें स्नान कर सके, अगर कोई सीधे यमुना में स्नान नहीं करना चाहता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं और जिस तरीके से राष्ट्रपति से लेकर के और तमाम लोगों ने मनाया है, एक मैसेजिंग होती है और वो मैसेजिंग देने में कहीं ना कहीं कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। मैं पहले तो दर्शकों से माफी मांग लूं कि मैं मच्छर को मारते हुए पकड़ा जा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि ऐसी जगह बैठा हूँ और चाय पीते हुए, क्योंकि बीच में रुक गए हैं, यहीं हम लोग चाय पी रहे हैं। तो दरअसल यहाँ मुझे एक चीज समझ में आती है कि जरूरी नहीं रातों रात आप व्यवस्थाएं बदल दें, जरूरी नहीं नदियों में मिलते हुए उस मल को, जो प्रदूषित पानी है, उस सब को बदल दें, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। आप उसके ऊपर कारपेट मत डालें, आप एक कुएं के ऊपर खूबसूरत चादर बिछा के लोगों को मरने के लिए मत भेजें। अगर ये दिल्ली में इन्होंने किया है, चूंकि मैं वहां नहीं हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक बेहतर कोशिश है। आप कोशिश कर रहे हैं, आपको उन लोगों के साथ जो वहां पहुंचे, उनको उनको जल चाहिए। गंगा यमुना जहां भी हो, तो आपने देखा घाट भी बनाते हैं। अगर आपने ये सब किया है, तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों को, जो वोटर्स आपके पास जुड़े हैं, आप उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट करना चाहते हैं। रिपोर्टर दरअसल जब से फ्री भी होने लगी हैं, रेवड़ियां बंटने लगी, तब से मतदाता के साथ दो चीजें होने लगी हैं। एक तो मतदाता जो इमोशनल अटैचमेंट के साथ है, एक मतदाता जो वोटिंग उसको क्या क्या मिल रहा है उसके साथ है, वो एक विचारधारा के साथ होता है। तो कम से कम बीजेपी अपनी विचारधारा पे दृढ़ रहने की कोशिश कर रही है, जो भी वहां मैसेजिंग कर रही है। उसके पास योगी आदित्यनाथ जैसे, हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे मैसेज जो देने वाले हैं, और कल बिहार में उनका मतलब, अब आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ बिहार में उतर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक दूसरा होता है इमोशनल। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली वाला है या बनारस वाला है या गोरखपुर वाला, आपने देखा कि तमाम गोरखपुर के भी बहुत सारे वीडियो आ रहे थे। तो मुझे लगता है ये इमोशनल अटैचमेंट है जो अपने वोटर्स के साथ पार्टियां करती हैं। उसमें बेहतर है आप ये सोचिए, पिछली बार इतनी ज्यादा जंग हुई थी, वो कह रहे साहब जब तक ये आम आदमी पार्टी की सरकार थी, क्या क्या नहीं कहा गया। एक भद्दे स्तर तक लड़ी गई जंग थी। और मुझे नहीं लगता कि इस बार, वो एक दो बार उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की सौरभ भारद्वाज ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरह की कामयाबी थी, क्योंकि सबको मिलकर देखना चाहिए, ये त्योहार का मसला है। और वहां जो लोग नहाते थे, अगर वसंत कुंज से पानी आया, तो ये एक ऑप्शन होता है, आपने ऑप्शन तलाशे हैं, ये अच्छी बात है। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल करके महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से फिर एक बार माफी, क्योंकि आवाज थोड़ी गड़बड़ है, कल से खांसी है, तो उसी भाव के साथ प्रोग्राम दे रहे हैं कि जो वहाँ की सूचनाएं हैं और जो इस समय दैनंदिनी घटना चक्र है उस पर आप तक सूचनाएं पहुंच जाएं। एक निवेदन हमेशा रहता है, अगर आपको ये चैनल और डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें। धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल है, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। चलो, नमस्कार। नमस्कार।